कुछ मोमेंट्स बाद डैनियल जिन, जिसे मैं डैनियल कहूंगा, कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने ये नहीं कहा। आगे कहता है, तुम्हें मेरे ब्रदर के ऊपर शक करना चाहिए। फिर हमें बताया जाता है डैनियल पार्क एक 29 साल का यंग पर्सन जो रेड माइन स्टूडियोज का सीईओ है, उसके सामने टेबल पे एडन ब्रूक्स बैठा है जिसकी उम्र 47 साल है, जो सीआईए एसएस का चीफ ऑफ ऑपरेशंस है। एडन ब्रुक्स ने इससे पहले 20 साल मरीन कॉर्प्स में एज अ कमांडर सर्व किया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बहुत और एक्सपीरियंस पर्सन है। बताता है कि तुम्हारा भाई एलियट जिन कोरिया जाने के बाद गायब ही हो गया। क्या तुम्हें पता है वो कोरिया क्या करने गया है? डैनियल बताता है कि वो तो उसे भी नहीं पता उसका भाई वहां क्या करने गया है। वो आगे कहता है, लेकिन अगर ये सारी हालत उसी वक्त बिगड़ गई जब मेरा भाई और रिसर्च टीम के सभी जरूरी मेंबर्स कोरिया गए थे, तो फिर तो बात बिल्कुल साफ है। एडन आगे कहता है, तुम ही थे जिसने एलियट की रिसर्च लैब एक्वायर की थी। डैनियल कहता है, अगर मान भी लें कि सच में मेरे भाई ने वो वायरस बनाया था। तभी बीच में एडन बोलता है, क्या तुम्हें ये पहले से ही नहीं पता था? मुझे तो ये और भी ज्यादा हैरान करने वाला लग रहा है। दक्षिण कोरिया में ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद बायो वैक्सीन से जुड़े शेयर आसमान छू रहे हैं और आपकी संबद्ध कंपनियों के शेयरों की कीमत सिर्फ एक महीने में 500% तक बढ़ गई। क्या ये सब कुछ होने की टाइमिंग हैरान कर देने वाली नहीं है? मुझे शक है कि इस पूरी हालत की शुरुआत तुमसे ही हुई है। डैनियल इस सबसे परेशान होता हुआ अपने सर पे दोनों हाथ रख के कहता है, क्या सच में? फिर कुछ मोमेंट्स बाद कहता है, वो हमेशा से ही ऐसा था। फिर गहरी सोच में डूब जाता है। फिर हल्की आवाज में कहता है, उन सभी कोरियंस को मर के हेल में चले जाना चाहिए। तभी एडन कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि एलियट जिन, जो इंसानियत को बचाने के लिए रिसर्च में जुटा था, ऐसे कुछ कर सकता है? डैनियल जवाब देता है, तो तुम ये कह रहे हो कि मैंने ही अपने भाई को ऑर्डर दिया था कि एक जंबी वायरस बनाए और उसे कोरिया में फैला दे? तुम्हें क्या लगता है मैंने वो पागलपन इसलिए किया ताकि जंबी गेम को हकीकत बना सकूं? मैं ही हूं जिसने इंसानियत के फ्यूचर के लिए ये कंपनी खड़ी की है। एडन आगे बताता है कि उनके अपने देश के कितने ही लोग अभी भी मर रहे हैं। सीडीसी, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, और कोई भी रिसर्च संस्था न तो वैक्सीन बना पा रही है और न ही हालात को संभाल पा रही है। डैनियल कहता है कि अगर ये वायरस हमारे लैब से स्टार्ट हुआ है तो हम ही इसे रोक सकते हैं। एडन डैनियल की बात को नकार देता है और कहता है कि वैक्सीन यही यूएसए में डेवलप की जाएगी। सीआईए की निगरानी में डैनियल फिर कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम एक ज़ॉम्बी को सैंपल के तौर पर यहाँ यूएसए लेके आ रहे हो? एडन बताता है कि वो ऑलरेडी आ रहा है। डैनियल उसे वार्निंग देता है कि अगर यहाँ एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी आ गया तो तुम जरूर पछताओगे। वायरस सिर्फ कोरिया ही नहीं, धीरे धीरे चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल रहा है। जो बखेड़ा मेरे भाई ने खड़ा करा है उसे सही करने के लिए मुझे खुद कोरिया जाना होगा। तभी एडन अपने पास खड़ी ऑफिसर से एलियट की लोकेशन के बारे में पूछता है। ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें अब भी उसका पता नहीं चला है और साथ ही उनका वहां के लोकल एजेंट से भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। तभी साथ ही खड़ा सीआईए का एक एजेंट जिसका नाम मॉरिस ब्लैक, जिसकी उम्र 36 साल है। ये शख्स डेल्टा फोर्स का एक्स मेंबर है जिसे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में कॉम्बैट, होस्टेज और असैसिनेशन ऑपरेशन में जबरदस्त तजुर्बा है। ये पूरी टीम के टैक्टिकल जिम्मेदार एजेंट हैं, कहता है डैनियल जिन के बयान। और अब तक की सारी परिस्थितियां एक दूसरे से मेल खा रही हैं और कोई ठोस सबूत भी नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा शक एलियट जिन पर ही जाता है। तभी वहां खड़ी लेडी एजेंट, जिसका नेम कमिला रोजा है, जो कि एसओग टीम फील्ड ऑपरेशंस देखती है, कहती है, लेकिन जब तक एलियट जिन की लोकेशन पता नहीं चल जाती, हमें डैनियल जिन को बिल्कुल भी रिहा नहीं करना है। हम सीधे जाकर एलियट जिन को लाएंगे। जिसके बाद डैनियल कहता है, तो फिर चलो इसे करते हैं, चलो मेरे साथ कोरिया चलते हैं। फिर वो आगे एडन को कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कोई कदम अकेले नहीं उठाऊंगा। तुम चाहो तो मेरी निगरानी करते रहो या जो भी करना हो वो करो। मैं कभी भी सीआईए के हाथों से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। वो मेरे सामने जरूर आएगा, वो मुझसे नहीं बच सकता। मुझे मेरे भाई का पता है वो कैसा है, और आखिर में सिर्फ मैं ही हूं जो अब ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम 2 दिन बाद पहले का सीन देखते हैं। हम रास्ते में सियांगबिन कमीने को देखते हैं जो इलेक्ट्रिक स्कूटर पे चलता जा रहा था। ये तब की बात है जब कांग एम्बुलेंस लेने जा रहा था। सियांगबिन स्कूटर से चलता जा रहा था। इस दिन फॉग बहुत ज्यादा होती है, ऊपर से उसकी स्कूटर में 30% बैटरी ही रह जाती है, इसलिए ही उसे जल्दी से कोई रुकने की जगह ढूंढनी होगी। वो सोचता है जांगहन स्टेशन बस थोड़ा सा ही आगे है, और कांग ओंग और बाकियों के बारे में सोचता है कि उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला होगा। खैर, भले ही वो वहां ना हो, लेकिन लगता है कि वो लाइन 5 पर ट्रांसफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं बस गोंजा स्टेशन और अचासान स्टेशन को अच्छे से चेक कर लेता हूँ। तभी एक ज़ॉम्बी आवाजें निकलता हुआ उसके पास आता है। उसे देख के सियांगबिन अपनी स्कूटर बड़े आराम से रोकता है, जैसे मानो पार्क में न घूम रहा हो। फिर अपने बैग में से एक चाकू निकालता है और सीधा ज़ॉम्बी की तरफ बढ़ता है। वह सीधा चाकू ज़ॉम्बी में घोंप देता है। वह कई बार चाकू ज़ॉम्बी को मारता है। ज़ॉम्बी को मारते हुए उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो सोचता है चाकू से घोंपना मुक्का मारना से कई गुना ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ही सीरियल किलर्स मारना बंद नहीं करते। पर ये कमीने ज़ॉम्बीज न तो बोल सकते, न दया की भीख मांग सकते हैं, इसलिए अब ये मुझे बोर करने लगे हैं।
तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही वो सोचता है ये किस चीज की आवाज है। वो समझ जाता है कि ये गनशॉट्स की साउंड है, पर उसे अभी भी विश्वास नहीं होता कि उनकी कंट्री में गन कैसे आ सकती है। वो सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है कि हो सकता है कि ये सोल्जर हो कोई। फिर वह अपने चाकू को देखता है जिस पे खून लगा है, और सोचता है अगर मेरे पास गन जैसा कोई वेपन हो तो ये बहुत अच्छा होगा। ये किस तरह के गधे सोल्जर्स हैं जो इन घटिया ज़ॉम्बीज़ को अच्छे से दबा भी नहीं सकते। फिर वह अपना स्कूटर उठाता है और सीधा उसी तरफ जाने लगता है जहां से गन शॉट्स की आवाज़ आई थी। चलते चलते उसे और भी शॉट्स की आवाज़ आती है। वो उस लोकेशन के पास पहुंच जाता है। वह कई सारे और शॉट्स मारते हैं जिससे सियोंगबिन सोच में पड़ जाता है। वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने लगभग 10 शॉट्स या उससे ज़्यादा शॉट्स चला दिए हैं। तभी उसे कोई आवाज़ लगाता है। सियोंगबिन उसकी तरफ देखता है। वो देखता है कि एक पर्सन उससे पूछता है, क्या तुम एक सर्वाइवर हो? तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। सभी ज़ॉम्बीज़ वहां इकट्ठे हो रहे हैं, और ये पर्सन और कोई नहीं, ह्यूंग का साथी होता है। वो बताता है कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी है और सियोंगबिन से हेल्प करने को कहता है। देख रहे हो, सियोंगबिन से हेल्प मांग रहा है। जो सुन के सियोंगबिन कुछ तो सोचता है और फिर उस पर्सन के पास जहां वो था चला जाता है। घर के अंदर और बाहर हर तरफ खून के छींटे होते हैं। सियोंगबिन कुछ सुन के हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच है। वो उसे बताता है कि हाँ, ये सच है। यहाँ से लगभग 300 मीटर की दूरी पे एक घर है जहाँ कुछ सर्वाइवर्स हैं। हम उनसे स्काई होटल के पास मिलने वाले थे जो अनसियोक डोंग के ईस्ट में है। पर अचानक आज कहीं से एक मॉन्स्टर जैसा ज़ॉम्बी अपीयर हुआ जिसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। उससे बचते बचते मैं लगभग मर ही गया था। मैं अब अपनी राइट लेग का यूज नहीं कर सकता, पर किस्मत से मुझे कहीं भी ज़ॉम्बी द्वारा काटा नहीं गया है। मेरे साथी को लगा होगा कि मैं मर गया, कि वो पक्का भागता हुआ उन्हीं सर्वाइवर्स के पास गया होगा रेस्क्यू के लिए। वो आगे बताता है कि मैंने बहुत सारे गनशॉट्स की आवाज़ सुनी है, जिसका मतलब है वहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं सच में ये होप करता हूँ कि वो सभी सेफली एम्बुलेंस से एस्केप कर जाए। तभी सियोंगबिन उसे झूठी तसल्ली देता हुआ कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा हो। मैं जितनी हो सके तुम्हारी उतनी मदद करूंगा। कैंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है जो सर्वाइवर्स बचे हैं, क्या वो सोल्जर्स हैं? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे शॉट्स सुने हैं। ह्यूंग का दोस्त दर्द में बताता है, वो सोल्जर्स नहीं है। मैंने सुना है कि उनमें से एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर है, और वो सभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स लग रहे थे। हाई स्कूल स्टूडेंट्स का सुन के वो हैरान हो जाता है। वो पूछता है, क्या तुमने अभी अभी नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर कहा क्या? वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं। वो बताता है कि हाँ, ऐसा ही है। फिर एसियोंगबिन पूछता है, क्या उन लोगों में एक लड़का है जो चश्मे पहनता है और एक लंबे बालों वाली लड़की है जो लगभग 170 सेंटीमीटर लंबे होंगे? वो बताता है कि उसे फीमेल के बारे में तो नहीं पता, पर वहाँ एक आदमी था जो अपने 50s में होगा। वहाँ एक लड़का था जो चश्मे पहनता है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह लग रहा था। सियोंगबिन पूछता है, क्या उस नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर का नाम कैंग था? दर्द में वो पर्सन कहता है, मेरे दोस्त ने उसे रेडियो से कांटेक्ट किया था, उसका नाम कैंग ही था। मुझे उसका फैमिली नेम तो नहीं पता, पर बाकी सभी उसे कैंग बुला रहे थे। फिर सियोंगबिन उससे पूछने के लिए उनके नाम लेता है, कैंग, मिनजुन, ओरियाना, क्या यही थे? लड़का कंफ्यूज हो जाता है। अचानक से सियोंगबिन उसके पास आ जाता है और एक झूठी एक्टिंग करता है। कहता है, वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। लड़के को थोड़ा सा शक होता है। वो पूछता है, क्या ये सच है? सियोंगबिन उसे कहता है, तो वो सभी डिटैच्ड हाउस में है। लड़का कहता है, हाँ, पर मुझे लगता है वहाँ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां से बहुत सारे गनशॉट्स की आवाज आई है। मैंने यहाँ से एक कार के इंजन की आवाज भी सुनी है। मैं होप करता हूँ कि मेरे साथी यहाँ से सेफली निकल जाए। मेरी अभी भी कंडीशन के हिसाब से मैं एक व्हीकल के बिना ज्यादा दूर नहीं जा सकता। जो कार मेरे पास थी वो उस मॉन्स्टर के आने की वजह से तबाह हो गई, तो इसलिए मुझे अब एक नए व्हीकल की जरूरत है। वो सियोंगबिन से एक कार या स्कूटर ढूंढने को कहता है, और या तुम यहाँ से जाके उनसे मिलो तो उन्हें मेरे जिंदा बचने की न्यूज दे देना। सियोंगबिन ये सुन के खड़ा होता है और स्काई होटल का नाम लेता हुआ और कहता है, मैंने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यहाँ आके तो मुझे एक जैकपॉट मिल गया है। ये बात लड़का समझ नहीं पाता। फिर सियोंगबिन उसके बैग को देखने लगता है। वो उसके बैग में देखने लगता है उसने क्या क्या है। लड़का ये देख के सियोंगबिन को इसके लिए टोकता है। सियोंगबिन अपना असली रूप दिखा देता है और कहता है, वैसे भी तुम मरने वाले हो, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हारा बैग ले लूं? तो ये सुन के लड़का कहता है, तुम क्या कर रहे हो मेरे बैग के साथ? सियोंगबिन पीछे मुड़ता है और कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मुझे तुम जैसे एक बेवकूफ की मदद क्यों करनी चाहिए जिसकी एक लात कब्र में हो? आगे तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम मर क्यों नहीं जाते? तभी लड़का उसे गालियां देने लगता है, तू कमीने, तूने कहा था तू मेरी मदद करेगा। सियोंगबिन कहता है, हेल्प? कैसी हेल्प? तुझ जैसे बेकार गधे की ओर मैं तुम पे यकीन क्यों करूं कि तुझे काटा है या नहीं? तभी सियोंगबिन एक ईविल स्माइल करता हुआ कहता है, तो तुम अकेले मरने से डरते हो क्यों? न मैं तुम्हें आसानी से ऊपर भेज दूं। फिर हमें कुछ दिखाया तो नहीं जाता, पर किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कमीने ने लड़के को निपटा दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रास्ते में स्कूटर को देखते हैं जिसपे सियोंगबिन था। उसके स्कूटर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता और कहता है, मैंने एक गलती कर दी। और सोचता है, स्काई होटल किस नेबरहुड में है, उसे क्या कहते हैं?
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट सीन देखते हैं। हम स्काई होटल में देखते हैं जहां याना, मिनजुन, कांग और हाजुन रूम में थे। मिनजुन कहता है अगर डैनियल जिन का असली मकसद उस गेम को वैसे का वैसा लागू करना था तो फिर मैं तो जैसे उस डिजाइन में एक बग हूं जो कभी प्लान का हिस्सा ही नहीं था, है ना? याना कहती है जरूर, कहीं ना कहीं वो वैक्सीन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर कोई इम्यून व्यक्ति सामने आता है तो वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत मदद मिलेगी, है ना? मिनजुन हो सकता है तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन जाओ, फिर भी मुझे सबसे पहले ये पक्का करना होगा कि मैं सच में इम्यून हूं या नहीं। मुझे पता नहीं कि कहीं ऐसा डॉक्टर या संस्था मिलेगी भी जो मेरा टेस्ट कर सके। कैंग कहता है सच कहूं तो मुझे लगता है कि वो जंबी गेम एक बेवकूफ़ाना अटकल है, और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी जो वेपन्स थे जो उन लोगों के पास थे लास्ट टाइम। वो वेपन एक फायर आर्म है जिसे डेजर्ट ईगल कहते हैं। मैंने सुना है ये वेपन यहाँ कोरिया में यूज नहीं किया जाता। मिनजुन कहता है क्या ये हथियार किसी लाइव एम्यूनिशन फायरिंग रेंज से नहीं हो सकता? मैंने सुना है कि मयोंगडोंग में एक लाइव एम्यूनिशन फायरिंग रेंज है। कैंग कहता है ग्रूट सबसे संभावित लगता है, लेकिन सवाल ये है कि वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? कैंग कहता है मुझे ये सब अजीब लग रहा है। मिनजुन उससे इसका रीजन पूछता है। कैंग कहता है मौसम साफ हो गया है और मिनजुन की हालत भी इंप्रूव हो गई है, हमें अब आगे चलना चाहिए। जो सुन के हाजुन कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपने पेरेंट्स को बता देता हूँ कि वे तैयार रहें। कैंग कहता है उससे पहले मैं गूंजा स्टेशन के रास्ते को पता लगाने की कोशिश करूंगा। बाकी दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर है, तो कम से कम 1-2 किलोमीटर तक व्हीकल के रूट की जांच करनी होगी। तभी मिनजुन कहता है क्या वो भी कैंग के साथ चल सकता है? कैंग उससे पूछता है क्या वो ठीक है? ये सुन के याना चौंक जाती है और कहती है ये क्या बात कर रहे हो तुम, मैं कैंग के साथ जाऊंगी, तुम यही रहेगा? मिनजुन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन याना आगे बोलती है जाना है, कहाँ जाना है, क्या होगा अगर तुम बेहोश हो गए? मिनजुन उसे बताता है कि वो पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा है और उसकी हालत अब बहुत इंप्रूव हो गई है। तभी याना चिल्लाती है अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पीछे अकेला छोड़ के जा रहे हो? तुम कमीने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तभी कैंग कहता है सच कहूं तो याना तुम तो पूरी तरह से मिनजुन के साथ चिपकी हुई हो। जो सुन के याना का फेस शर्म के मारे लाल हो जाता है। वो चिल्लाकर कहती है वो बात नहीं है मिनजुन, वो कमीना तो कल इतना बीमार था कि किसी भी पल बेहोश हो सकता था। मुझे चिंता हो रही है। कांग क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं हो रही? और तुम खुद को दोस्त कहते हो? तभी मिनजुन कहता है तो बात ऐसे है, लेकिन तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रहे हो? तभी याना अपने हाथों से मिनजुन को पीछे धकेल देती है और कहती है मुझे नहीं पता पागल, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मिनजुन को ये बहुत जोर के लगती है, वो दर्द में चिल्लाता है। फिर याना कहती है जाओ और जाके बेहोश हो जाओ, मरो, जो मर्जी करो। वो गुस्से में बेड पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है। मिनजुन ये देख के कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम क्या बकवास कर रही हो? और कैंग को चलने को बोलता है। वो दोनों रूम से बाहर जाने लगते हैं। याना उन्हें पीछे मुड़ के जाते हुए देखती है और सोचती है वो सच में जा रहा है, और ऐसे देखती है मानो आज तो मिनजुन का राम राम सत्य कर देगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्काई होटल के बाहर का सीन देखते हैं जहां शाम हो चुकी होती है और सियोंगबिन अपने खून से सने जूतों के साथ होटल की तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते वो होटल के बाहर पहुंच जाता है। उसकी नजर कैंग की एम्बुलेंस पर पड़ती है, जो देख के सियोंगबिन फिर अपनी घटिया सी स्माइल करता है और कहता है फाइनली मैंने सभी होटल्स को चेक करने के बाद स्काई होटल ढूंढ ही लिया।